थी और इसके दौरान जो है ना उन्होंने वो करा था, क्या बोलते हैं, एक मीटिंग रखी थी जहाँ पे हम सब पेरेंट्स एक साथ बैठे थे। हुँ, हुँ। तो वो तो एक को एजुकेशन स्कूल था, तो उन्होंने उधर 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताए क्योंकि कुछ बड़े बच्चे थे जो कि पास आउट कर चुके थे, तो फिर क्योंकि उनकी मैरिज लाइफ भी वहीं से बन जाती है, तो वहाँ पे फिर आ रहा था कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जो फारिग होके निकलेंगे। क्योंकि ये तो किसी और वर्ल्ड में रहे नहीं है, यहाँ से जब ये निकल रहे हैं हुँ, 12 साल हुँ। के बाद, ये बात आपकी तो अब ये बिल्कुल ठीक बच्चे है। कुछ कहते चीज़ अब हम होती है क्या ना, करें सेंटर्स और होते हैं, जना वहाँ पे नहीं। इश्यूज़ होते हैं कि उनकी हाँ, उनकी नहीं, लाइफ अब अगर इसके नहीं बाद देखी ना होती वो तो। बच्चे मतलब अपनी दुनिया के अलावा किसी और से भी करते ही नहीं कम्युनिकेट। हुँ। जैसे फॉर तो एग्ज़ाम्पल इसलिए साइन ना लैंग्वेज मतलब होती इनके है, लिए बड़ा मुश्किल हो लोग जाता है। साइन लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन आपको शायद इस चीज़ का आइडिया है कि हम कितने लोगों को साइन लैंग्वेज आती है और हमारे यहाँ जी, थोड़ा जी। इशारा जो है ना उसको अच्छा समझा भी नहीं जाता। आप किसी को से इशारा म बात करें ना, किसी को इशारा कर रहे हैं, तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो है ना हमें देखनी पड़ती हैं। तो स्टार्ट करें? नहीं और फिर जैसे-जैसे मतलब एक बात होती है कि जब भी हम लोग किसी जगह पे जाते थे ना स्पीच होती थी तो सब बोलते थे स्कूल पहले डालें, बच्चे को स्कूल डाल दें। हुँ, हुँ। तो बोलते थे स्कूल में बच्चा एक-दूसरे को बातें करता हुआ देखता है, उठता-बैठता हुआ अच्छी तरीके से देखता है ना, तो ये बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल उसमें से रखा जाए। हुँ, हुँ। इसीलिए जब मैं भी इसको मतलब प्रेफ़र करती हूँ कि मैंने अभी बीच में इसको वेकेशंस में डलवाया था ट्यूशन। मैंने नॉर्मल एक ट्यूशन में डलाया था, उसको मैंने खुद थोड़ा-सा समझा रही थी लेडी को और जैसे उसी तरीके से इसको करी थी, जैसे नॉर्मल बच्चों को उधर बिठा के कैसे पढ़ाते। हुँ, हुँ। तो था उसके अंदर थोड़ा टाइम तक फ़र्क, ऐसा लगता था कि वो थोड़ा-थोड़ा टाइम नॉर्मलाइज़ तरीके से रहती है, उसका एक रूटीन बन गया था। लेकिन बिकॉज़ ऑफ सम माय फैमिली इश्यूज़ आई हैव टू डिसकंटिन्यू इट हुँ, हुँ। और रोज़ाना बहुत सारी यही चीज़ें होता है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे क्योंकि डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अभी भी रोज़ाना मैं यही बोलती हूँ कि अगर ये ट्यूशन में जाती तो ये रेगुलर पढ़ के सही तरीके से मतलब ये कभी तक चल पड़ी होती, लेकिन नहीं जाने देते। अब ये कि घर में अच्छा अभी पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, इस घंटे पढ़ लेंगे, उस घंटे पढ़ लेंगे, एस्केप बहुत आराम से कर लेती है। ओके। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सम टाइम फिर बाद में मुझे लोग मैसेज करके कुछ कहते हैं कि आपने ऐसे क्यों बोला, हमें ऐसा करना था जिसमें कट करें, तो मेरे पास इतनी बड़ी टीम अवेलेबल नहीं है जो इन चीज़ों को कट कर सके। सो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि पेरेंट्स जिनको बाद में इश्यू होते हैं उनको आइडिया हो इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोक्लियर इम्प्लांट किसी बच्चे का हुआ है तो उनको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सो आज जो मैंने डिस्कशन रखी थी, टॉपिक रखा था, मैं सोचा था कि एक दफ़ा बच्चे का इम्प्लांट हो गया तो उसके बाद उसने टेक केयर कैसे करनी है। सो मैं पहले आप लोगों से लूँगी, आप लोगों की राय इसमें के बारे में लूँगी कि आपके घर में जिनका हुआ था, तो आपने कैसे टेक केयर की थी। अ, जी निताशा, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम निताशा, फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? निताशा, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, इमरान आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा जी, सलाम। मेरा कोई बच्चा तो ऐसा नहीं है। मैं द ओरिजिनेटर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट में वॉलंटियर जाता हूँ। हुँ, हुँ। तो हमारे पास 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो कोक्लियर इम्प्लांट के साथ हैं। हुँ, तो हुँ। मैं तो जनरल यानी नॉलेज के लिए ही आपका ये लेक्चर अटेंड किया है। हुँ, तो हुँ। मैं तो सिर्फ वॉच करूंगा कि लेकिन आप सर क्या आप हमें ये बताते हैं बच्चों बताएँ को कि आपके क्या पास है। बच्चे होते हैं, तो आप आपका क्या एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ? ताकि जो क्योंकि एज़ अ ऑब्ज़र्वर आप उनको देख रहे हैं, काम भी उनके साथ कर रहे हैं, तो जो सुनेंगे उसके बाद में उनको फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ से। जी, जी, मैं एज़ ए ऑब्जर्वर उनके साथ काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमारी मैम अस्मा लियाकत हैं, वो सीईओ हैं, वो डील करती हैं। मैं वॉलंटियरली वहाँ जाता हूँ, मेनली तो मैं मैनेजमेंट उनको देखता हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मैं आज से 8 अप्रैल 2012 मेरा लोअर पोर्शन पैरालाइज़ हो गया था। हुँ, तो हुँ। पिछले 7 साल से मैं पहले एक और इंस्टीट्यूट था और उसके बाद 2.5 साल से द ओरिजिनेटर इंक्लूसिव हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूट से मैं बिल्कुल, मुंसलिक हूँ। फैज़ल को जानती हूँ मैं। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो कुछ मेरे से हो सके इन बच्चों के लिए, इसमें हमने समझो बहुत सारे लेक्चर अरेंज किए। सर नौशाद फिजिकल हमारे पास आए थे, उनका लेक्चर हमने अरेंज किया। मंसूरुल हक चौधरी यूएसए से आए थे। हुँ, इस साल में हमने आरबीटी ट्रेनिंग भी जो यहाँ पे फैसलाबाद में अरेंज की अपने इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे, मैं उसका ऑर्गेनाइजर था। हुँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो बेहतर से बेहतर चीज पाकिस्तान में मौजूद हो या दुनिया में कहीं मौजूद हो उन बच्चों के लिए, उसके लिए हम कोशिश करें कि ये बच्चे बेहतर से बेहतर नॉर्मल जिंदगी के करीब हो जाएं। जी। एक मिनट। निताशा, आपके जब मोबाइल में जाके चेक करें, वहाँ पे ना उसका ऑप्शन होगा जॉइन फ्रॉम क्या कहते हैं उसको, अ, सेलुलर आईडी या फ़ोन आईडी, उसे जब चेक करें ज़रा। आई डोंट नो आप कैन हियर मी या नॉट? असल में इनको आवाज़ नहीं आ रही।
हमारी पार्टिसिपेंट, उनको आवाज नहीं आ रही। ज्वाइन फ्रॉम, मैं अपने मोबाइल से ना लॉग इन करके बताती हूँ उनको। अच्छा हुमैरा, आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे का कब हुआ इम्प्लांट? मेरी बच्ची जब 7.5 इयर्स की थी ना तब हुआ है। ओके, एंड मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के इम्प्लांट हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने, क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा भी ये था कि जब एक 2.5 साल का था और जब एक दफा आपका इम्प्लांट बच्चों का हो जाए तो फिर आप घर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितना टाइम लगता है उनको एडजस्ट करने में और उनको रूटीन में आने में, या बाकी जितनी चीजें होती, क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए? आपने अपने बच्चे के जब हुआ है दोनों का इम्प्लांट तो देखें क्या एक डिफरेंस था? जैसे वो जो 7.5 वाली है ना, उसका तो डॉक्टर्स ने चांस पे करा था कि अब इसकी एज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, और जो छोटा है ना उसकी तो जैसे मतलब उसको मैंने हेयरिंग एड पहले लगवाए थे जब वो 6 महीने का था। फिर मैंने जब उसने हेयरिंग एड थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि मेरी फैमिली मेंबर्स का ये किसी से मिलके ऐसा मूड हो ही गया था कि अब हम इसका इम्प्लांट करा देंगे। तो हमें हमारे स्पीच थेरेपिस्ट ने बोला था कि 6 महीना पहले इसकी थेरेपी करा के देख लें, फिर आप इम्प्लांट करवाएगा। तो उनको भी नहीं रिजल्ट लगा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि इस बच्ची का भी साथ में करवाएँ, वरना उसकी प्रोग्रेस नहीं आएगी। तो मतलब मेरे बेटे में तो शुरू में थोड़ा-सा जिसने मुझे थोड़ा-सा टफ टाइम दिया, बट एक ये बात थी कि क्योंकि उसका बिल्कुल स्टार्ट से हुआ था और उसका एक ही स्पीच थेरेपिस्ट था, तो उन्होंने इसकी शुरू से जैसे जो एक बिगिनिंग से जो एक चीज़ चलती है ना, लिस्टिंग पे काम करना वो शुरू करा। फिर उन्होंने जब ये इसके बुलवाने पे काम करने के लिए आए तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी ओरल कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उन्होंने 2 टूल्स मँगवाए मुझसे ईयर उससे। आशा, कैन यू सी मी? ये देखिए, यहाँ से आपको ज्वाइन करना होगा। आई थिंक उनको आवाज बिल्कुल नहीं जा रही। यहाँ से करके Recording in progress. you have to do this. तो फिर उन्होंने इसकी कोऑर्डिनेशन पे जब वो टूल्स के साथ काम करा, इसके बाद जैसे उसने बोलना शुरू, उसको उन्होंने बा, बी, बू इस तरह के वर्ड करवाए थे। फिर इसके बीच में कोविड आ गया था। और मतलब स्कूल भी मैंने इसको डलवा दिया था इस बच्चे को, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए से इसके स्कूल वाले ने भी मुझे बोला आप इसकी सिर्फ लिसनिंग पे काम करें। अभी आप ये मत करें कि पेंसिल पकड़ के ऐसे लिखेगा, कुछ करेगा। तो माशाल्लाह जब तक ये केजी में थे इसकी लिसनिंग डेवलप हो गई थी। कुछ सेशन इसके ज़ूम पे ऑनलाइन एक इस्लामाबाद से स्पीच थेरेपिस्ट थी, उनके पास एक सॉफ्टवेयर था बूम कार्ड्स का। उन्होंने इसको बूम कार्ड्स के थ्रू कुछ सेशन दिए थे। इसके बाद इसकी लिसनिंग में माशाल्लाह काम होना शुरू हो गया। तो फिर अभी जब सुन लेता है ना, तो ये खुद ही माशाल्लाह से बोल लेता है। तो अब मुझे इसकी थेरेपी भी स्टॉप हो गई है, लेकिन ये कि मैं इसको रीडिंग वगैरह के थ्रू और काम करवाती हूँ। थोड़ा-थोड़ा स्लो है जैसे दूसरे बच्चों के मुकाबले में। जैसे अभी इसने स्पेल करके वर्ड को शुरू करा है। लिखना इसका क्लास 1 में जाके शुरू हुआ है, लेकिन कर लेता है। अच्छा, उसमें जैसे आपने कहा ना, और आपके बच्चे, जैसे आपने कहा दोनों बच्चे हैं जिनका आपने इम्प्लांट करवाया, एक बेटा और एक बेटी आपकी। जी, जी। बेटी 7 साल की बेटी थी, बड़ी आपने है। करवाया था 7.5 आपने बोला। बेटी के मुझे बहुत प्रॉब्लम आते हैं कि बेटी अपनी डिवाइस को तो एक्सेप्ट नहीं करती, और वो हद तो मतलब वो कोशिश करती है कि या तो ये डिवाइस को कहीं से ब्रेकेज कर दूँ या इसको ऑफ करूँ, या कुछ ना कुछ इसमें ऐसा कर दूँ कि मेरा ये डिवाइस नहीं चले। अच्छा। पहले ये मैग्नेट को हटा देती थी। इसके बाद इसने मैग्नेट जब लगाना शुरू करा तो फिर इसने वो मतलब ब्रेकिंग भी मेरे बच्चों की इसकी बहुत होती है, लेकिन फिर अब तो ये कवर को स्लाइटली डाउन करके ओपन कर लेती है, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। फिर इस तरह इसकी स्पीच भी ऐसे अब रुक गई है। पहले जो आई थी वो भी अब इतनी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगता है कि वो है। ओके, और अब आपका जो हमने इसके बेटा है जब उनका, उसका प्रोसेस स्मूथ रहा है आपका? बेटी का अ, आपका एक बेटा और एक बेटी आपने बोला है ना, कि बेटा और मेरी एक बेटी है, हाँ, 2। बेटे का सही रह रहा है, हुँ। बेटी का नहीं इतना रहता। अच्छा, बट ये कि यू हैव टू हैव अ वेरी बिग बजट फॉर ऐसे मतलब इम्प्लांट के पार्ट्स अगर बच्चे ब्रेकेज कर लेते तो बहुत ज़्यादा वो होता है। आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए आपको अपनी बजट को हर वक़्त मतलब एक बिल्कुल आप सही कह रखना रहे हैं। पड़ता लास्ट है टाइम कि हम आप इसी बारे में बात के कर रहे पास एक होना चाहिए ताकि आप रिपेयर करवाते रहें। थे। अच्छा, आपने जैसे बताया ना, लास्ट टाइम हमने इस बारे में डिस्कशन की थी। मेरा पता कहने का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा हुआ है कि लास्ट टाइम ना हमें किसी ने बताया था कि उन्होंने अपने बच्चे का इम्प्लांट करवाया, तो इतनी उन्होंने थेरेपीज़ करवाई है, इतनी जगह पे ले गई, एक जगह पे ले गई, दूसरे पे, हर जगह पे उसको लेके गए अपने बच्चे को, और मतलब हर थेरेपिस्ट सेंटर के पास अपने बच्चे को ले गई, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। 1 साल बाद जब उन्होंने चेक करवाया, डॉक्टर के पास उनको लेके गए, तो पता चला कि उनका ओपन ही नहीं हुआ था। उनका जो है ना वो सेटिंग नहीं हुई हुई थी। तो क्या आपको इस तरह का मसला हुआ है? नहीं, आपने कितने सेटिंग तो टाइम बाद इसकी सेटिंग हुई हुई करवाई होती है। थी? नहीं, नहीं, ये तो इसकी सही है।
और अगर हम इसको अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँगे ना, तो उनके पास आते हैं वर्किंग आवर्स। ओके। अगर उसके वर्किंग आवर्स अब मुझे पता है इसके इतने नहीं निकलेंगे जितना उनको रिक्वायर्ड है, क्योंकि तो अपना डिवाइस ऑफ करती है, तो वो उल्टा हमें झाड़ के ना हमारी वो करेंगे कि आपने इस बच्चे को डिवाइस क्यों लगाया? तो वो कितना बोलते हैं वर्किंग इसका बिहेवियर ये इसका बिहेवियर है, आप लोग ने इसके बिहेवियर को नहीं कंट्रोल करा है, अब हम उसको कितना करें? अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उस पे करते हैं, तो फिर ये मतलब हमें डर लगता है भाई कहीं एस्केप ना कर लें। ओके। अब जाके मैंने इसका काफ़ी जगहों से पता करा, तो कुछ बोला है कि शायद ये एडीएचडी भी है, इसके लिए भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे डिवाइस लगाती है ना, उसको आवाज़ आती है तो ये रो पड़ती है। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमने शायद मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के ना बाकी मल्टीपल चीज़ें भी हो सकती हैं। यानी कि डायग्नोसिस हो सकते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अक्सर बच्चों का जैसे हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं ना, तो वो लोगों की तरफ नहीं देखते। वो इधर-उधर देखते हैं या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, काम हुँ, पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो लोगों को लगता है कि इनके हियरिंग में इश्यू है, तो वो ऑडियोलॉजिस्ट हर तरह की ऑडियोमेट्री सब कुछ वो करवा चुके होते हैं। वो चीज़ क्लियर निकलती है। आँखों का उन्होंने वो सब वो करा चुके होते हैं, वो भी क्लियर निकल रही होती है। पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है कि जब यहाँ से टेस्ट क्लियर आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में एक बंदी ने बताया कि वो उन्होंने कोई टेस्ट करवाया, हो सकता है डॉक्टर ने यही टेस्ट बताया और ये टेस्ट महँगे भी होते हैं, सस्ते नहीं होते, काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके पास ना आपने जाके इसको वो कराना है, मेरे पास आपके बच्चे का इलाज नहीं है, किसी सबटॉलजिस्ट के पास लेके जाएँ। तो हो सकता है उन्होंने यही टेस्ट बोले हों और उनका वो यही चीज़ निकल रही हो। तो ये टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी था ताकि आपको पता चल जाए कि क्या उसके वो है। अब नहीं, जहाँ नहीं, तक नहीं, नहीं, इसका सब कुछ एडीएचडी की वैसे वो बात है ना, सही है, वो बोलते हैं कि आपकी ये बात इसका ठीक है, बिहेवियर बिल्कुल इश्यू मैं है। उनका जवाब दे रही हूँ, सवाल मेरे पास है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ, ठीक है? आपकी बात मैंने ही करी फिर। मैंने अपने अभी मेंशन किया ना कि मुझे किसी मदर ने बोला था इस तरह से। अब देखें, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना ये जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं, एडीएचडी, ऑटिस्टिक या जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यू होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि उनको आवाज़ बहुत ऊँची लगती है। यू नो हुँ, कि ऊँची आवाज़ उनको लग रही है तो उसका जो है ना बड़ा टाइम लगा के ना हमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो या तो आवाज़ की कैंसलेशन कराने के लिए ना वो हेडफ़ोन्स मिलते हैं। बाहर बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में देखे बच्चों ने हेडफ़ोन्स लगाए हुए होते हैं। यहाँ पे मिलते भी हैं, नॉइज़ कैंसलेशन हेडफ़ोन्स होते हैं। अब क्योंकि हमारे लोगों को लगता है कि अगर बच्चे का इश्यू तो उसको दूसरा इश्यू नहीं हो सकता। हो सकता है कि वाक़ई उसके मल्टीपल चीज़ें हो, उसका दूसरा डायग्नोसिस भी हो सकता है इस बच्ची का हो। सो ट्राई करके देखें आप ना नॉइज़ कैंसलेशन हेडफ़ोन देखें अगर वो एक्सेप्ट करती है, इसको को नहीं करती। यानी कि अगर उसका कोक्लियर इम्प्लांट हुआ लेकिन हुआ ये है तो इम्प्लांट के साथ क्या मैं उसको हेडफ़ोन लगा सकती हूँ नॉइज़ कैंसलेशन? आप चेक करके देखें क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं एक बच्चे के साथ काम करती थी तो उसके ना वो थे बहुत अजीब हेड उसके वो थे हेडफ़ोन से उसे अजीब-सी आवाज़ आती थी। तो शुरू में एक्सेप्ट नहीं करता था उसको। उसका मैंने बताया क्या टाइम किया उसका मैंने ये था कि मदर ने बहुत लड़ाई की हम लोगों से कि आपने टाइम पहनाना है, पहनाना है और उसके ना इतनी छोटी-सी चीज़ 55,000 की थी। इतनी छोटी-सी वो चीज़ होती थी उसकी। और आपको खुद भी जैसे आपने बताया कि बहुत एक्सपेंसिव होता है तो हमें ऑल द टाइम चेक करना पड़ता था। हम ज़रा से इधर-उधर से बच्चा फेंक देता था, बच्चा तोड़ देता था। तो अब हमारी जेब से पैसे जाने थे उसके लिए। तो हमने ये किया था हमने ना उसका टाइम आहिस्ता से करना शुरू किया मतलब मैं ये मेक श्योर करती थी कि जब मैं उसका स्पीच का सेशन करती तो उसमें उसने लगाए ही लगाए हों। तो फिर हमने आहिस्ता-आहिस्ता करके ना उसका टाइम ज़्यादा करना शुरू किया। आहिस्ता-आहिस्ता करके हमने उसको डिफरेंट साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आवाज़ से इंट्रोड्यूस हो गया बच्चा, बेल से इंट्रोड्यूस हो गया या गाड़ी की आवाज़ से इंट्रोड्यूस हो गया, हॉर्न से इंट्रोड्यूस हो गया और जो डोर बेल होती है उससे इंट्रोड्यूस हो घर वाले लोगों से इंट्रोड्यूस हो गया। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता हमने जो है ना उसको दौरान ही बढ़ाया था और उससे फिर वो अपने उतारना छोड़ दिए थे, वो नहीं उतारता था फिर। हालाँकि वो ऐसा बच्चा था वो इसको ना उसको सेरेब्रल पाल्सी भी थी। मतलब 2-3 चीज़ उसके इश्यूज़ और भी थे, उसके हियरिंग का इश्यू भी था। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा ना कि उसकी बिल्कुल खत्म हो गई है, रिसेप्शन नहीं हो रही, स्पीच आके जा रही है। अब ना ये मल्टीपल चीज़ें को इंडिकेट कर सकता है। कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चा 7 साल का हो गया तो फिर जनाब इसको तो स्पीच नहीं आ सकती। अब ना अगर हम ये देखें ना ये जो थोड़ी जो केमिस्ट्री होती है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके बारे में ना एब्सोल्यूट चीज़ें कहना बहुत मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट भी होता है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अटैक हुआ, फ़ॉल्ज का अटैक हुआ और फ़ॉल्ज के अटैक के बाद उनकी स्पीच वापस आई है फिर। जब उनके साथ अपनी थेरेपी वगैरह की तो उनकी स्पीच वापस आई। बट एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन आप जो मुझे लगता है, जो मेरी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है वर्किंग विद चिल्ड्रन या वो अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इश्यूज़ को कह लें या आप सेंसरी इश्यूज़ को कह लें, तो आपने हल्का-हल्का तो आहिस्ता-आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाना होता है उन चीज़ों को, आहिस्ता-आहिस्ता इसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है और साउंड्स के हवाले से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल जैसे मैंने उस बच्चे का दौरान ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 मिनट से फिर हम उसको 1, 2, 3 घंटे तक ले गए थे उसको।
और उसका तो इवन ऐसा होता था कि जैसे भी ना उसके कान से निकलता था, वो श्रीक से साउंड निकलती थी। बहुत ऊँची साउंड निकलती थी उसका, और वो जैसे इर्द-गिर्द के जितने भी लोग थे ना, तो उसको जो है ना वो तो उसको थे इश्यूज़, जैसे आप अपने बच्चे के बता रहे हैं, उसके भी वो इश्यूज़ थे। वो भी ना उठा के फेंक देता होता था, और उसको ये भी लगता था कि मैं जो है ना, मेरी आवाज़ उसको अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि तभी वो ऊँचा बोलता था। लेकिन जब उसने उस डिवाइस को एक्सेप्ट करना शुरू किया और उसको उस थोड़े साउंड्स की पहचान हुई आहिस्ता-आहिस्ता, तो फिर उसकी अपनी आवाज़ भी ना बिल्कुल नॉर्मल हो गई, तो वो इतना शोर मतलब मैं आपसे बीच में पूछना चाहूँगी कि जैसे मैं इसकी डिवाइस को अगर बंद करने के लिए अगर मैं ये वाला मशवरा शुरू करती हूँ, तो एक तो ये कि मैं जैसे अभी इसके डिवाइस के कवर पे टेप लगा देती हूँ। हुँ, हुँ। टेप लगा देती हूँ थोड़ी देर कि वो उससे खिसकाए ना। वो बड़ी चालाक है, वो डिवाइस पे टेप से भी समझ जाती है कि आपने मेरा डिवाइस बंद करा है। हुँ, हुँ। तो फिर इसके बाद जो है ना मतलब और दूसरी बात ये है कि क्या मैं इसको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करवाऊँ? जैसे एनिमल वगैरह के क फ्लैश कार्ड रख के उसकी आवाज़ें निकाल के शुरू करवाऊँ। देखिए, फिर इसके आप बाद ट्रांसपोर्ट देखिए से 2 शुरू चीज़ कराऊँ चीज़ आप बिकॉज़ यहाँ आई हैव मुझसे गिवन पूछ ऑल रहे द हैं। यहाँ पे स्टफ। 2 चीज़ें चल अब रही हैं यहाँ मैंने पे। फिर इसका सारा जो बिगिनिंग वाला स्टफ था ना आई हैव गिवन ऑल दिस। लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पे ना 2 चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे एक तो आप डिवाइस की बात करी, दूसरी फिर आप स्पीच की बात करिए। स्पीच आपने बेसिक से स्टार्ट करनी होती है। आपने चाहे वो जिस आईडी में भी मतलब देखिए ना, वो आपने साउंड से ही स्टार्ट करनी है, कि साउंड के बाद हम बाकी चीज़ें करते हैं। और कुछ अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने जो है साउंड के उस पे मन ना लेके जाए, अपने बच्चे के साथ पूरा बोलना होता है। तो आप बच्चे के साथ ना आवाज़ों में नहीं बोलते, आप बच्चे के साथ प्रॉपर तरीके से बात ही कर रहे होंगे, कि ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से है, ये एनिमल है, देखिए एनिमल है। तो एक ऐसी अप्रोच आप आपको उसके साथ करनी पड़ेगी, जिसमें बिल्ली की साउंड म्याऊँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से होगी, अब क क क कैट होगी, हम इस तरह से करते थे, वो स्टेप वाइज़ चलती, लेकिन एट द एंड आप ये देखें कि वो आपके बच्चे के साथ क्या चीज़ के चल रही है, क्या अप्रोच उसके ऊपर सेट हो रही है। कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ चीज़ों, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। अब जैसे आपने कहा कि वो बोलती थी, फिर उसने बोलना छोड़ा। एक आपने बताई है ना ये बात, कि इसको उसकी थी बोल बोल रही थी वो हुँ। पहले। सो आप ये अप्रोच ट्राई करके देखिए, अगर आप उसको बता रहे हैं कि बिल्ली, कैट, ये डॉग इस तरह से है, उस पे देखिए वो आपको पॉइंट कर देगी, पहले नहीं करती। पहले इसकी पॉइंट उन चीज़ों के ऊपर काम करें, उसकी जो नॉन वर्बल जो उसकी वोकैब्युलरी होती है उसके ऊपर काम करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ जो है ना, उन चीज़ों को करते चलें, लेकिन कम्युनिकेशन आपने उससे वही रखनी है। लेकिन आपने एक और चीज़ यहाँ पे बोली है कि वो अपना उसको समझ आ रही थी कि आपने उसकी डिवाइस बंद कर दी है। तो वो क्या टेप हटा देती है वहाँ से? हुँ। जी, जी, कभी-कभार उतार भी देती है, चुपके से उसको स्लाइड भी कर लेगी इसके लिए। लेकिन आपने कहा वो तो वो करती है, टेप वो मतलब वो डिवाइस भी उतार देती है। जी, नहीं डिवाइस अब उतारेगी नहीं, इसको पता है उतरी है, लेकिन वो यूँ खिसका के इसको ऑफ करेगी कि यूँ ज़ाहिरी पहनी हुई नज़र आएगी लेकिन वो ऑफ होगी। लेकिन जब आप उससे रिस्पॉन्स करते हैं, आपको आइडिया नहीं था किसने ऑफ की हुई है? जब आप उससे हम बात समझ करते जाते हैं ना तभी तो वो फिर चिढ़ जाती है। उसमें आप ये अप्रोच यूज़ करें। उसको ना आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना उस आवाज़ों के साथ ना उसको फ़ैमिलियराइज़ कराएँ, ताकि उसकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ना कैपेसिटी उस आवाज़ को बर्दाश्त करने की बढ़ जाए। यू नो अब ये नहीं कि आपने उसके सामने ढोल बजा के उसको बढ़ाना होता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता जब जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता दोहरानी बढ़ा के ना उसका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आपको आइडिया कि जितना उसको वो कर सकती है। फिर खुद ऑफ कर दिया करें, फिर ऑन करें, ताकि वो आपको आइडिया हो कि उसको कितनी चीज़ें समझ आ रही, कितनी आवाज़ को वो कर पा रही, कितनी को नहीं कर पा रही। आई थिंक ये अप्रोच काम कर सकती है आपके लिए। निताशा का क्वेश्चन है कि माय हस्बैंड हू 40 और हेयरिंग इश्यूज सिंस हिज चाइल्ड एम आई। निताशा आप क्या अपना माइक ऑन करेंगी? आपको आवाज़ आ रही है? आपकी मैं वीडियो बेशक ऑफ कर देती हूँ अगर आपको इश्यू है आने में। आपको आवाज़ आ रही है नताशा? अपना माइक आपके इसमें माइक है? अ, निताशा आपको मेरी आवाज़ आ रही है बोलें? मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ। आप बोलें आपके माइक अनम्यूट है। चलिए आप चैट में करें अगर आपकी वो उसमें इश्यू आ रहा है। अम, अच्छा हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा, हाउ आर यू? साइमा को मेरी आवाज़ आ रही है?
आप कुछ कहना चाहेंगे साइमा? You want to you want to say something? अच्छा निताशा, आप ऐसे अगर आप जो कहना चाह रही हैं और साइमा अगर आप जो कहना चाह रही है, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सेइंग कमिंग टू माइक, आप इसको वो कर दें काइंडली। आप चैट के अंदर लिख दें कि आप क्या कहना चाहती हैं, ताकि मैं थोड़ा सा यूजुअली मेरे पास प्रेजेंटेशन होती है, इनके घर में प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं की, बट लेट मी लिटिल बिट टॉक अबाउट कि हम क्या माइंड में रख सकते हैं या व्हाट वी नीड टू कंसीडर व्हेन अ चाइल्ड केम फ्रॉम कोक्लियर इम्प्लांट। सो इट डिपेंड अपॉन के किस बच्चे की अपने किस एज में करवाई है या कौन से प्रोसीजर से आपने करवाई है। एंड सो जहाँ तक ये कोक्लियर इम्प्लांट की बात है, जब हम हेयरिंग, इवन कुछ बच्चे हेयरिंग एड भी इस्तेमाल करते हैं और जब तक उनकी स्पीच की बात होती है, अक्सर हम कोक्लियर इम्प्लांट बच्चों के साथ ना, जैसे उनकी सर्जरी थी उसके बाद जो है ना, हम उनकी लिंग साउंड पे जाते हैं और लिंग साउंड वगैरह स्टार्ट करते हैं। 6 लिंग साउंड होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। यानी से अ ओ ई कुछ इस किस्म के साउंड है जिन पे ये साउंड होते हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि बच्चा किन साउंड्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना उसका वर्क कर रहा है। एंड एक और चीज़ अब यहाँ पे आपने देखनी होती है कि शुरू-शुरू में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि बच्चे को पेन भी हो, यानी कि जब सर्जरी होती है तो इफ अ चाइल्ड इज़ क्राइंग ऑल द टाइम, इट मीन्स दैट कि बच्चे को पेन है। और आप एक और चीज़ भी देखें कि जब उसकी नर्व काम नहीं करी, जो कि ब्रेन से कनेक्ट करती है, जो ऑडिटरी नर्व होती है, उसमें शुरू-शुरू में जैसे ही आवाज़ बच्चे के उसमें जाएगी तो एक सेंसर इनपुट उसके बच्चे के पास जाती है या इंडिविजुअल के पास जाती है, इवन इफ इट्स अडल्ट, तो उसको ये साउंड में इश्यू हो सकता है, उसको वो चीज़ पेनफुल लग सकती है। तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है, यू कुड से दैट कि आपने आहिस्ता से जो है ना उसको साउंड से जो है फ़ैमिलियराइज़ करवाना होता है। सेकंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हो सकता है कि जब सर्जरी वगैरह बच्चे की हुई है या जो इम्प्लांट हुई है कान के पीछे जहाँ पे भी वो लीजन है थोड़ा-सा लगा है, तो उसको शुरू में हेडेक भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, बट वो आहिस्ता-आहिस्ता इट इज़ पॉसिबल कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो चला जाएगा। पेन उसको कुछ टाइम के बाद नहीं होगा, बट इवन देन इफ यू थिंक दैट कि चाइल्ड को स्टिल पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है, हाथ कान की तरफ लेके जा रहा है, सर की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि सब बच्चे जो नहीं बोलते तो वो इशारों के थ्रू बता रहे होते हैं कि आपको देयर सम प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएँ। एंड और चीज़ भी देखिए, अम ये भी हो सकता है कि बच्चे जहाँ पे जो है उसके कान के इर्द-गिर्द जो है स्वेलिंग भी हो सकती है, लेकिन वो 3 टू 5 वीक्स के अंदर जो है उसकी स्वेलिंग खत्म हो सकती है। और उसके अलावा आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी होती है कि अ, इम्प्लांट के बाद ना, इफ यू हैव एक्सेस देन यू नीड टू गो टू अ स्पीच थेरेपिस्ट फॉर द थेरेपी। अब बाकी चीज़ आपने जो देखनी होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को ना फ्लू वगैरह होता है, तो आपने ट्राई करनी है कि इन चीज़ों को उसका टेक केयर करें कि उसको फ्लू वगैरह ना हो, बिकॉज़ वो हो सकता है छींकने से, खाँसने से जहाँ पे उसका वो हुआ है उसको वहाँ पे कोई इश्यू वगैरह ना हो जाए, तो आपने इस चीज़ का ज़हन में रखना होता है, माइंड में इस चीज़ को रखना है। इसके अलावा द चाइल्ड कैन वॉक, बाकी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा हैवी एक्टिविटी नहीं करवानी, ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा भागने ना दें बच्चे को, जब उसके इम्प्लांट हुआ है तो उसको ज़्यादा भागने भी ना दें, क्योंकि द चाइल्ड स्टिल इन रिकवरी फेज़ और खुदा ना खास्ता वो गिर जाएगा तो उसको कोई इश्यू हो सकता है उसकी वजह से, या जो ज़ख्म वगैरह वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह उसको हो सकती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ज़्यादा कोई ऊँचा काम उससे नहीं, सख्त काम उससे नहीं करवाना, मुश्किल काम नहीं करवाना, या उसको अगर वो स्कूल जाता है तो ट्राई करें कि वो बैग जो है वो आप उसके साथ लेके जाएँ, उसको ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट भारी अपना बैग ना उसको उठाने दें। और एक और चीज़ आपने यहाँ पे करनी कि 6 हफ्ते तक 4 टू 6 वीक जिसको हम कह सकते हैं कि अपने बच्चे को ज़्यादा टेक केयर करनी, उसके बाद आपने टेक केयर करनी, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने टेक केयर नहीं करनी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, बट आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना बाकी वो एक्टिविटी नॉर्मल कर सकता है, अपने साथ कर सकता है। फिर यहाँ पे ये है कि जब हम चेक करते हैं वो लिंक साउंड वगैरह जैसे बच्चे के चेक कर रहे थे, आप एक और चीज़ करें कि ट्राई टू टॉक टू योर चाइल्ड प्रॉपर वे, कि आपने सही तरीके से बात की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हम जुमले में प्रॉपर तरीके से बात करके ये चीज़ है, ये चीज़ है, और साथ-साथ आपने वर्बल वर्बल बोलना नहीं, करके भी दिखाना कि मेरा इससे कहने का मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे वो चीज़ दे दो। तो इट्स मोर लाइक दैट कि उसकी
हेयरिंग एज कितनी है, 1 महीना है, 2 महीने, 3 महीने, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम चीज़ों को देखेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि जब तक उसका हेयरिंग नहीं लगा है। लेकिन आप ऐसे समझें कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ है आफ्टर इम्प्लांट और उसको आहिस्ते-आहिस्ते कैसे चीज़ें फ़ैमिलियराइज़ करवाते हैं। तो उसको बताते हैं कि ये चीज़ दे दो और दिखानी भी है, बतानी भी है, करके भी बताना है, करके भी दिखाना है उसको। ताकि उसको प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, व्हाट डज़ यू मीन फ्रॉम दिस थिंग। और पिक्टोरियल जिस तरह से बुक्स होते हैं जो हम अपना प्रोसीजर यूज़ करते हैं फॉर टेलिंग द चाइल्ड के डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, ये क्या चीज़ है, जो एक स्पीच का प्रोसेस होता है, उसके में बहुत सारी वीडियो भी की है, यू माइट हैव दिस आइडिया ऑलरेडी। एक और चीज़ आपने देखनी होती है कि ट्राई नॉट टू बच्चे जो है थोड़ा शरारती होते हैं। जैसे अब अभी हमारे पास जो एक फीमेल थी जो यहाँ पे चली भी गई हैं, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो है वो शरारती है, थोड़ी-सी वो चीज़ें उतार देती है। तो आपने ये करना है कि जब आपने सर्जरी करवाई है बच्चे की, तो कुछ टाइम तक ट्राई करें कि बच्चे को यानी कि आप उसके साथ ही रहें। डोंट लेट योर चाइल्ड टू प्ले रैंडमली अब्रप्टली, जैसे वो खेलते चला गए, मारते, सीढ़ियों पे चढ़, ये करें, वो करें। उससे आप ये होगा कि बच्चे के ऑपरेशन हुआ हुआ है इसका और पूरा वो उसके साथ प्रोसीजर हुआ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट के उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बच्चे को। खाना पे नॉर्मल देना है, मेडिकेशन जो पेन की मेडिकेशन होती है, वो डॉक्टर की एडवाइस आप देनी है। डू नॉट ट्राई टू गिव एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन टू द चाइल्ड। उसके अलावा केयर करें। और कोई अगर आपको लगता है ना कोई भी इश्यू लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने शुरू में बताया था कि पेरेंट ने बताया कि उनका वो बच्चे को उनका हुआ है, बच्चे का उनका प्लांट हुआ है और वो हर तरह के डॉक्टर के पास गया था कि थेरेपिस्ट के पास गए, बट इट वाज नॉट वर्किंग ओवर देयर। वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर जब उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि वो उसका ओपन नहीं हुआ था। तो यू नीड टू कंसीडर द फैक्ट ओवर देयर के अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बच्चे उस चीज को, तो फिर आप आइडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एंड शेयर दिस थिंग विद द चाइल्ड, यू कुड से विद द थेरेपिस्ट, ताकि यू गेट दिस आइडिया कि बच्चे की वो चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अगर होप आपको हमने जो डिस्कशन की ऐसे जो लोग सुनेंगे उनको बहुत सारा फायदा होगा अबाउट इम्प्लांट के जिन बच्चों का हो रहा है या जिन्होंने करवाना है, जो बाद में इसको सुनेंगे भी कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड इज देयर समथिंग साइमा यू वांट टू ऐड? कोई क्वेश्चन आपके जहन में? आप अपना मैसेज जो है चैट में लिख सकती हैं। नताशा भी चलेगी। ओके सर, इमरान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Because that's all from my side today and let's just close the discussion there. जी बोले आप। मुझे ये पूछना है कि फ्लोरा इम्प्लांट के बाद जो बच्चे होते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट भी है कि कितनी देर के बाद वो स्पीच में कुछ ना कुछ वर्डिंग बोलना शुरू कर देंगे, या कोई एज लिमिट है? एज के साथ डिफर आता है उनके बोलने में, या एज लिमिट का इसमें कोई कंसर्न नहीं है? और कोई टाइम लिमिट आप समझती हैं कि बच्चे को कितनी देर में अगर उसकी स्पीच थेरेपी होती है तो कुछ वर्डिंग बोलनी शुरू कर दे वो? अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल ना, पॉइंट ये है कि बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। बात तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि उसकी हियरिंग अभी स्टार्ट हुई है कि नहीं स्टार्ट हुई। वो कैसे पता चल सकता है? फॉर एग्जांपल अगर वो इमीडिएटली किसी साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई ऊँची आवाज़ हुई, एकदम से डर गया हो, या कोई बार्किंग हुई, क्योंकि शुरू में तो आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल बच्चा जैसे नया-नया पैदा होता है, तो वो कभी रोता भी है, कभी हँसता भी है और इर्द-गिर्द की आवाज़ें होती हैं, नींद से उठ जाता है। इसका मतलब है कि वो हियरिंग जो है वो किसी न किसी तरीके से रिस्टोर हो गई है। अब हमारी जो स्पीच होती है वो प्रोसेस में होती है, मतलब एक स्टेप वाइज़ चीज़ होती है कि सुनना शुरू किया उसने तो बच्चा जो है वो इधर-उधर देखना शुरू कर देगा कि आपने कोई भी आवाज़ दी, वो आपकी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा। बेल बजी है, उसने ध्यान दिया कि नहीं दिया। अगर मतलब आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा और नहीं कर रहा किसी भी साउंड को, लेकिन ज़रा-सी आवाज़ आके पीछे की तो उसको रिस्पॉन्स करता है, ऊँची आवाज़ है तो उसको रिस्पॉन्स करता है। इट मीन्स दैट कि उसकी जो हियरिंग है वो रिस्टोर हो चुकी है, यानी कि वो काम कर रही है। फिर इट्स डिपेंड अपॉन कि वो कितना उसको साउंड्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उनको उन पे आवाज़ें उनको उनको अगर रिस्पॉन्स पे नहीं कर पा रहा है, क्या जब आपसे एक दिन आपने उसको कोई चीज़ दिखाई, आपने कोई उसको फ्रूट्स करवाए, कुछ वेजिटेबल्स करवाए, कितना टाइम उसको लग रहा है उसको रिस्पॉन्स करने में? रिस्पॉन्स इन द सेंस कि वो बता रहे हैं कि ये चीज़ ये है कि नहीं है। मतलब जैसे मैं कहूँ ये मोबाइल है, तो अगर वो टच भी करता है इसको, तो इसका मतलब है कि द चाइल्ड इज़ गेटिंग दिस आइडिया और वो प्रोसेस उसका स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि पहले हमारी वर्बल मतलब नॉन वर्बल वोकैब्युलरी बनती है
चीज़ों के बारे में कि बेशक बच्चा बोले ना बोले, लेकिन उसको आइडिया हो रहा होता है कि चीज़ ये पड़ी, चीज़ ये पड़ी, फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। मतलब ज़हन में एक तस्वीर बन चुकी है कि अगर मैं ये बोलूँ कि सेब किधर है, तो फिर वो बच्चा उसको कर पाए या आइडेंटिफ़ाई कर पाए कि ये है। उसके बाद फिर बोलने का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होता है कि वो साउंड्स निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा, कितना बोल रहा है, कितना आप उसको एलैबोरेट करके बोल रहे हो उसके सामने। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इन बच्चों के साथ ना, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे जिनका प्लांट्स वगैरह भी, या ये जिन जो कोक्लियर प्लांट के बच्चे होते हैं या जिनको हियरिंग एड भी लगे होते हैं, आप उनके साथ सबके साथ कम्युनिकेशन ऐसे कि जैसे हम आपस में बात करें। प्रॉपर तरीके से, तोड़-मोड़ के आपने नहीं बोलना। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी ने पिछले वीक में एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा वो अपने बच्चों से नोज़ी किधर है? मतलब अब नोज़ी ना मत बोले, नोज़ बोलें। प्रॉपर जैसे एक लफ्ज़ होता है ना किसी का, उस तरह से बोलें ताकि वो सीखे भी उस तरीके से। और कम्युनिकेशन में तोड़-मोड़ के नहीं, आँखें ये बोलें, आँखें किधर हैं? यानी कि आपको आँख मतलब टच करो आँख ना, ऐसे नहीं करें आप उसे प्रॉपर, आपकी आँखें किधर हैं, नोज़ किधर, ताकि वो जुमलों को रिसीव करना शुरू कर दे। वो जो कम्युनिकेशन है वो रिस्टोर होनी शुरू हो जाए, या आप ये समझें कि उसकी एक तो हम जब बात करते हैं तो फिर हमारी फेशियल मूवमेंट्स भी होती हैं, ताकि वो उसको आइडिया हो कि मैंने बात करते फेशियल मूवमेंट्स में जब कौन-सा लफ्ज़ निकल रहा है तो मेरे मेरे फेस का कौन-सा पार्ट जो है उसको हिलना चाहिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल ब की साउंड यहाँ से आ रही है, घ की यहाँ से आ रही है, तो वो उसको रिस्टोर करेगा या उसको अपने रजिस्टर करेगा ज़हन के अंदर। सो और जहाँ तक ऐज का ताल्लुक होता है ना, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ये बताना जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है वैसे। चीज़ डिफिकल्ट होती है कि आप किस तरह से बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा हिंट्स देने शुरू किए कि कैसे आपको आइडिया होना शुरू हो कि हाँ, उसकी जो हेयरिंग है ना वो चल रही है, मतलब हेयरिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है। फिर जब हेयरिंग स्टार्ट होती है फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये बोलने का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। लेकिन आपने फिर यहाँ पे कंसिस्टेंसी में काम करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी जो खातून आई थी वो चली भी गई हैं। उन्होंने कहा कि कभी कराती, कभी नहीं कराती, तो फिर वो चली गई है। तो अब देखिए हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो फिर हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वो हर रोज़ जाके पढ़ते हैं और हर रोज़ वो रोज़ चीज़ें पढ़ो, तब जाके उनको याद होती है वो चीज़, तब जाके वो पढ़ पाते हैं, तब जाके वो एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो जब उनका प्रोसेस रेगुलर है, तो इस तरह से इनका प्रोसेस भी रेगुलर होता है, आपका रेगुलर बेसिस पे इनके साथ काम करना होता है। जब हम सेशंस करते हैं, तो फिर हम एक चीज़ करते हैं कि आपने रेगुलर सेशंस करवाने, कंसिस्टेंसी के साथ करवाने होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक दिन कराए, दूसरे दिन नहीं कराए, तीसरे दिन नहीं करवाए, या 1 हफ्ता करवाए, 1 हफ्ता आपने 8-8 घंटे दे दिए, एक दिन 8 घंटे दिए, दूसरे दिन आपने 1 टाइम नहीं दिया, फिर कि मैं आज 8 घंटे दे दूँगी क्योंकि मैंने 2-3 दिन को वो करना है। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है कि इतना टाइम दें कि जितना वो डाइजेस्ट कर सके। घंटों-घंटों देंगे उसको, तो थक जाता है इंसान। जैसे वो बच्ची की एग्ज़ाम्पल दी थी कि उसको दर्द शुरू हो जाता है। अब आए कितनी देर तक उसके उसमें लगी हुई है, कितना शोर है उस घर के अंदर, कितनी कैपेसिटी इस बच्ची की है, कितना देखिए इट्स मोर लाइक हम सर में दर्द हो जाता है हमारे, बहुत ज़्यादा गिर-गिर शोर हो। कितना सर में दर्द होता है, हम तो बड़े हैं और हमारी कैपेसिटी आवाज़ों को उस करने की ज़्यादा है। अब आप ऐसे बच्चे के बारे में देखें, छोटा बच्चा जो है जिसकी अभी-अभी हियरिंग रिस्टोर हुई है या उसने सुनना शुरू किया और उसके सामने एक बच्चा रो रहा है, तो उसको तकलीफ तो होगी, कॉफ तो होगी उसको। फिर हमने ये सब चीज़ों को माइंड में रखना होता है। सो आई थिंक आपको आपका जवाब मिल चुका है एंड कुछ और आपने पूछना है इसके बारे में? जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छे से आपने एलैबोरेट किया। एक बात और ये बताएँ कि आया जो भी ये हियरिंग लॉस के साथ बच्चे होते हैं या कोक्लियर इम्प्लांट जिनका हुआ होता है, उनको ग्रुप सेशन में उनके ऊपर काम करना ज़्यादा बेहतर होता है या 1 टू 1 जो है उनके साथ काम करना ज़्यादा बेहतर होता है? देखिए, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वो ग्रुप बेस्ड होती हैं। एक्टिविटी वाइज़ भी तो देखें ना, आपने क्या एक्टिविटी डिज़ाइन की है। स्पीच जो है 1 टू 1, मतलब 1 टू 1 मतलब ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे बात करें, हम दोनों की दूसरी बात समझ आ रही है। इनका बच्चों का ये होता है कि देखिए जो हमारे जितने बच्चे जिनकी थोड़ी-सी भी किसी भी फॉर्म में डिसेबिलिटी फॉर्म होती है, दे आर मोर, आप उनको बोलें कि बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं। तो उनको इंडिविजुअल तवज्जो चाहिए होती है, साइकोलॉजिकली भी उनको चाहिए होती है। तो जो फ़ेज़ हमारा सिखाने वाला फ़ेज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं चाहती हूँ कि मैं वॉइस को आइसोलेट करके जो मैं देखूँ मैं उसको करूँ, उसको समझ आए, तो फिर वो मैं 1 टू 1 कर रही होंगी। लेकिन जब खेल-कूद है तो फिर वो तो हम ग्रुप में कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल तवज्जो हमेशा फ़ायदेमंद होती है। सेशन वाइज़ भी अगर हम देखें ना, तो आपने अगर उसको मैक्सिमम करना है तो आप सेशन दें, उसको 1 टू 1 दें, लेकिन ग्रुप एक्टिविटीज़ मस्ट करवाएँ। मतलब आपने उसको आइसोलेट नहीं करना, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एडीएडी बच्चा, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा, चाहे वो हियरिंग इम्प्लांट वाला बच्चा, मतलब कोक्लियर इम्प्लांट का जिसके हियरिंग एड लगा, ताकि फ़ायदे सबसे बड़े इन बच्चों के साथ एक-दूसरे के, या आप ये समझिए कि बाकी बच्चों को अगर प्लेग्राउंड में बच्चों को लेके जाएँ ताकि उनको समझ आए कि हमारी उम्र में के बच्चे क्या करते हैं। उनको बाकी वो जो इवेंट्स होते हैं उसमें लेके जाएँ।
तो आप इसको जितना आइसोलेट बच्चों को करेंगे ना, उतना ही आप समझे कि उनकी लर्निंग बिल्कुल ऐसे होगी कि जैसे वो एक सेट पैटर्न वाली लर्निंग है। दे डोंट नो, उनको इशारों के अलावा कुछ और करना नहीं आता, या उनको स्टिमिंग, किसी और बच्चे से स्टिमिंग सीख ली, उसके अलावा कुछ और नहीं करना आ रहा। सो इट्स मोर लाइक दैट कि आपने तवज्जो उसको सिखाने के लिए इंडिविजुअल मस्ट है, ग्रुप डिपेंड ऑन यू कौन सी एक्टिविटी आपने डिवाइस कराई, लेकिन फायदा जो है ना आपको 1 to 1 में आएगा। अच्छा, ये इस आपके टॉपिक से रेलेवेंट तो नहीं है, ये बताइए कि एक स्पीच थेरेपिस्ट एक दिन में कितने सेशन कर सकती है या कितने आवर्स कंटिन्यूअसली काम कर सकती है? डिपेंड ऑन दैट पर्सन, वो कितने सेशंस कर सकता है, ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी में कर रहा है, आप कितनी कैपेसिटी का कितना काम कर सकते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ ये आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और यानी आप काफी देर से अगर इसके साथ अटैच हैं तो फिर आप ज्यादा सेशंस भी कर सकते हैं। कोई इसका इंटरनेशनली रिकमेंडेड क्राइटेरिया नहीं है कि एक थेरेपिस्ट को एक दिन में इससे ज्यादा सेशन नहीं करने टाइम चाहिए, वाइज क्राइटेरिया उसका वो हमारा इंटरेस्ट टाइम वाइज लेवल क्राइटेरिया एक बच्चे के साथ कितना काम करना है, वो हमारा टाइम वाइज क्राइटेरिया है कि आप 20 मिनट्स का सेशन डेली करना है। 3 सेशंस अगर वीक है तो 40 मिनट्स के सेशन होते हैं, वो उस ड्यूरेशन के हिसाब से हम करते होते हैं। फिर कुछ बच्चों को की नीड वाइज भी चीजें होती है कि नीड वाइज हम करा रहे थे। फॉर एग्जांपल इसको हम ये काम डेली ओटी डेली हो रही है कि नहीं हो रही, क्या चीज डेली हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि कोई बंदा कितना काम करता है, इस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे का एक सेशन कर रही हूँ और 5 अगर मैंने मरीज देखे 1-1 घंटे के, तो 5 मरीज मेरे 5 घंटे इसमें निकल गए। फिर मैं कहूँ कि मैं जरा एक दिन में 15-20 सेशन करती हूँ, मतलब मैं 15-20 घंटे काम करती हूँ। मैं ह्यूमन बीइंग, आई कैन नॉट डू दैट। मैं 15-20 घंटे नहीं कर सकती काम। तो ये कैपेसिटी उस बंदे के ऊपर डिपेंड करती है, उसे कितनी कैपेसिटी करने की, कितना। और इतना ना आप इतना काम ना करेंगे, आप जो है आपकी अपनी सेहत खराब हो जाए, आप ही फिर टेक केयर कौन करेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने सारा गाइड किया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी इस डिस्कशन में, किसी और डिस्कशन में या किसी इसमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।